जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में विद्युत धारा को समझा था, जाना था और विद्युत धारा के बारे में हमने रेजिस्टेंस तक पढ़ लिया था। विद्युत धारा में रेजिस्टेंस को पढ़ा नहीं था, कंप्लीट नहीं किए थे। विद्युत रेजिस्टेंस को समझे थे, प्रतिरोध को समझे थे। प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध वह होता है जिससे इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो वो उसको बोलेगा तुम मत जाओ, और तुम जा रहे हो तो हमको कुछ दान दे के जाओ, तो वही रेजिस्टेंस होता है, वही प्रतिरोध होता है। तो आइए आज हम प्रतिरोध को और अच्छे से समझते हैं। प्रतिरोध कहते किसको है और उसको जानते हैं। तो प्रतिरोध, पिछले में वीडियो में हमने प्रतिरोध का SI यूनिट को पढ़ा था जो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। तो अब ओम जो होता है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? अगर कोई हमसे पूछ लेता है कि एक ओम की परिभाषा बताओ, अक्सर एग्जाम में, हमारे एग्जाम में एक ओम की परिभाषा पूछी ही जाती है, और एक ओम होता क्या है ये हमें पता ही नहीं। एक ओम होता क्या है? तो एक ओम का मतलब क्या होता है? 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। एक ओम का मतलब क्या होता है? 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, क्योंकि विभवांतर का SI यूनिट क्या है? SI मात्रक क्या? वोल्ट होता है, और करंट का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो 1 ओम जो है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर के बराबर होता है। अगर हमसे एग्जाम में पूछता है 1 ओम का मतलब बताइए तो क्या होगा? तो यदि किसी चालक का सिरे पर हम अगर 1 वोल्ट का विभवांतर को लगा दें और उससे जो करंट अगर मान लीजिए 1 एम्पियर पास हो रहा है, तो उसको हम 1 ओम करंट, 1 ओम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उस चालक पर जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा। वो क्या होगा? 1 ओम होगा। अब समझते हैं इसको। 1 ओम को पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने पढ़ा दिया था, 1 ओम क्या होता है, तो उसके ज़्यादा इसमें फोकस नहीं करते हैं। पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं 1 ओम के बारे में। अब समझते हैं चालक किसको कहते हैं, कुचालक किसको कहते हैं, या विद्युतारोधी किसको कहते हैं। चालक, सबसे पहली बात कि चालक किसको कहेंगे? चालक कहने का मतलब क्या हुआ? सुनने से एक अर्थ हमको यह समझ में आ रहा है कि जिसमें से आवेश आसानी से जा सके उसको हम चालक बोलेंगे। जिसमें से आवेश आसानी से जा सके उसे हम चालक बोलेंगे। आवेश कहने का मतलब कि आराम से ऐसे टुकु 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 चल जाए तो क्या चल जाएगा? वो आवेश, मतलब वो चालक कहलाएगा। जैसे चांदी हो गया, जैसे तांबा हो गया, वो सब क्या है? बहुत बढ़िया चालक है। अब जैसे चांदी को लेके गए और बोर्ड में से करके घुसा दिए। कभी भी मम्मी का कोई जेवर लेके, चांदी का जेवर लेके जाइएगा, उसे बोर्ड में जाके घुसा के देखिएगा, और जैसे ही बोर्ड में घुसाइएगा वैसे ही आपको पड़ाक से झटका मारेगा। क्यों हुआ? वो चालक है। कौन चालक है? चांदी। चांदी क्या है? चालक है। और तांबा क्या है? वो भी एक चालक है। जैसे हम तांबे का तार, अक्सर दुकान में जाएंगे तो हम बोलते हैं हमको तांबे का तार दीजिएगा, अगर दूसरा तार दिए तो हम नहीं लेंगे। मतलब क्या? तांबा का तार एक अच्छा तार है, तांबा का तार एक चालक है। और जब बहुत अधिक प्रतिरोध किसी भी चालक में, मान लीजिए यही है कोई भी एक सब्सटेंस है, इसमें कोई भी एक पदार्थ है, इसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लगने लगे, बहुत ज़्यादा प्रतिरोध इसमें उत्पन्न करने लगे, मतलब इसमें करंट तो घुस ही नहीं पाएगा। जब करंट इसमें घुस ही नहीं पाएगा तो वो क्या कहलाता है? इंसुलेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? इंसुलेटर कहलाता है, जिसे हम विद्युतारोधी कहते हैं हिंदी में। उसे क्या बोलते हैं? विद्युतारोधी कहते हैं। मतलब बहुत अधिक प्रतिरोध वाले पदार्थ जिनसे आवेश प्रवाहित ना हो सके उसे हम विद्युतारोधी कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? विद्युतारोधी कहा जाता है। ऊंचे प्रतिरोध वाले पदार्थ को हम रेजिस्टर कहते हैं। किसको? ऊंचे प्रतिरोध वाले पदार्थ को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जिसमें बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस रहे, जिसमें बहुत ज्यादा प्रतिरोध रहे, जो करंट को जाने ही न दे, उसको हम रेजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टर बोलते हैं। क्या बोला जाता है? उसे रेजिस्टर बोला जाता है। रेजिस्टर क्या है? रेजिस्टर एक युक्ति है। रेजिस्टर क्या है? मान लीजिए एक रेजिस्टर है। रजिस्टर क्या है? मान लीजिए कि एक रजिस्टर है, ये एक डिवाइस है, ये एक युक्ति है, लेकिन इसका एक गुण क्या है? वो रेजिस्टेंस है। कि ई जो है रेजिस्टेंस पैदा करता है, रजिस्टर जो है रेजिस्टेंस पैदा करता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक आदमी हैं और आपका गुण क्या है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, तो वो आपका एक गुण है। ये क्या है? आपका एक गुण है। तो ठीक है, रजिस्टर भी एक युक्ति है और रेजिस्टेंस उसका क्या है? एक गुण है। मतलब अब देखिए कि हम लोग यहाँ तक तो रेजिस्टेंस को पढ़े, रेजिस्टेंस को समझे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, लेकिन रेजिस्टेंस लगेगा कहाँ पर? रेजिस्टेंस अगर लगेगा तो कैसे लग रहा है, कहाँ पर क्या लग रहा है? तो किसी प्रतिरोध जो है निम्नलिखित पर निर्भर करता है। मतलब ये सब जो है इस पर निर्भर करता है। प्रतिरोध कहाँ कहाँ लगेगा, किस पे निर्भर करता है। अगर ज़्यादा बड़ा तार ले लिए, चौड़ा तार ले लिए, मोटा तार ले लिए, हीटर में कौन सा तार यूज़ करेंगे, तो ये हमको ये सब पॉइंट बता देगा।
तार का लंबाई पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? तार की लंबाई पर प्रतिरोध डिपेंड करता है। मान लीजिए को लंबा सा हम तार ले लिए, हम जब करंट उसमें पैदा करेंगे तो हो सकता है वोल्टेज थोड़ा डीम हो। अगर छोटका तार, इतनी को का छोटा तार लेकर करंट जब बोर्ड में लगाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्लो होगा। क्यों? क्योंकि एक लंबा तार जो है बहुत ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करता है, लेकिन एक छोटा तार आसानी से इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को जाने देता है, आसानी से आवेश की प्रवाह को जाने देता है। इसलिए वो छोटा तार जो है, इसलिए वो प्रतिरोध जो है तार की लंबाई पर निर्भर करता है। मतलब क्या हुआ? प्रतिरोध जो है वो समानुपाती किसका होगा? लंबाई का। मतलब R जो है समानुपाती L का होगा। इसको हम इक्वेशन 1 के बराबर दे देते हैं। किसको इक्वेशन 1 के बराबर दे देते हैं? इसको हम इक्वेशन 1 के बराबर दे देते हैं। ठीक है। अब रेजिस्टेंस जो है तार की मोटाई पर भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस जो है तार की मोटाई पर डिपेंड करता है। वो तार कितना मोटा होगा, वो तार कितना पतला होगा। हीटर के तार को कभी आप गौर से देखे होंगे तो हीटर का तार बहुत ज़्यादा मोटा होता है। जितना ज़्यादा मोटा तार उतना कम प्रतिरोध। इसलिए हीटर जो है, हीटर के में तार में, हीटर का जो जलाने के लिए जो तार हम उपयोग करते हैं उसमें मोटा तार लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रतिरोध कम लगाता है। प्रतिरोध कम लगाएगा तो इसका मतलब क्या भैया? प्रतिरोध अगर कम लगाया तो उसमें आसानी से प्रवाह हो सकेगा इलेक्ट्रॉन का, आसानी से चार्ज आवेश उसमें प्रवाह होगा और वो अचानक से बढ़िया से जलेगा। वही प्रतिरोध अगर ज़्यादा रहेगा, प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन आवेश का प्रवाह नहीं हो पाएगा, तो हीटर नहीं जल पाएगा। पतले वाले तार से हम हीटर को नहीं जला सकते। क्यों? क्योंकि उसमें एरिया पतला है तो प्रतिरोध ज़्यादा लगेगा। प्रतिरोध अगर ज़्यादा लगा तो वो उसमें प्रतिरोध ज़्यादा लगा तो आसानी से हीटर नहीं जल पाएगा, आवेश प्रवाह नहीं हो पाएगा। इसलिए हम एरिया रेजिस्टेंस जो होता है, मतलब इसका तार की मोटाई पर डिपेंड करता है। मतलब इसका सीधा साधा यह मतलब हो गया कि रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो है व्युत्क्रमानुपाती है एरिया का। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब अगर एरिया बढ़ेगा भैया तो रेजिस्टेंस घटेगा, और एरिया अगर घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब चालक के पदार्थ पर भी डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है चालक के पदार्थ पर? प्रतिरोध भैया। प्रतिरोध को पढ़ रहे हैं तो प्रतिरोध है ना डिपेंड करेगा किस पे? चालक के पदार्थ पर। तो चालक के पदार्थ पर कौन डिपेंड करता है? चालक के पदार्थ पर प्रतिरोध डिपेंड करता है। मान लो आप क्या बोल दिए भैया, चालक के पदार्थ, मान लो ये चांदी हम ले लिए और यहाँ पे सोना ले लिए, तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन? सोना, आराम से कंडक्ट करेगा। कॉपर ले लिए, एल्युमिनियम ले लिए, तो सबसे अच्छा चालक कौन? कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो चालक पर भी प्रतिरोध डिपेंड करता है कि कौन कितना ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, कौन सा चालक कितना प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। अब दूसरा डिपेंड करता है चालक के ताप पर। मतलब कौन सा जैसे मान लीजिए हम कोनो पतला सा तार ले लिए एल्युमिनियम का तार को जैसे बोर्ड में हीट कर गया बहुत ज़्यादा, तो चालक का ताप पर भी डिपेंड करता है कौन? प्रतिरोध। प्रतिरोध जो होता है प्रतिरोधकता के बराबर होता है। मतलब बराबर कहने का मतलब कि समानुपाती होता है। अगर प्रतिरोधकता बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब हीट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हीट अगर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, हीट घटा तो रेजिस्टेंस घटा। तो हम अगर इस तीनों पॉइंट को R जो है समानुपाती L का, R व्युत्क्रमानुपाती 1/A का, अगर इन तीनों को मिलाएं तो R दोनों को मिलाते हैं तो R जो है समानुपाती L/A का होगा। बोलिएगा एकदम भैया होगा। R जो है समानुपाती L/A का होगा। अब इस समानुपात को हटाने के लिए हम प्रतिरोधकता का चिन्ह देते हैं। ये प्रतिरोधकता जो है बराबर किसका होता है? रेजिस्टेंस के समानुपाती का होता है। वही रेजिस्टेंस समानुपाती को हटाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, प्रतिरोधकता का उपयोग करते हैं। प्रतिरोधकता का उपयोग क्यों करते हैं भैया? प्रतिरोधकता का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम समानुपाती को यहाँ हटा के कांस्टेंट का उपयोग करते हैं। उसे हम रेजिस्टिविटी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। मतलब हर एक स्टेप पे जो रेजिस्टेंस को रोके उसे क्या बोला जाता है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता मतलब प्रति एकांक पर करंट को जो रोके उसे क्या बोला जाता है? प्रतिरोधकता। वह रेजिस्टेंस का वही काम, रेजिस्टिविटी का भी वही काम। लेकिन प्रतिरोधकता का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? ओम मीटर होता है। उसका कौन? रेजिस्टेंस का ओम, इसका ओम मीटर होता है। इसका क्या होता है? ओम मीटर होता है। अब धातु और अधातु में रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टिविटी क्या होगा? कम होगा। अब भैया धातु या धातु में रेजिस्टिविटी कम कहने का मतलब काहे ऐसा बोल दिए कि धातु या धातु में रेजिस्टिविटी कम होगा? धातु या धातु में रेजिस्टिविटी इसलिए कम होगा, मान लीजिए एक धातु है, करंट को आराम से पास कर देगा,
काहे पास करेगा कि धातु है भैया, करंट को ये पास कर रहा है, इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस कम तो रेजिस्टिविटी कम, मतलब प्रतिरोध कम तो प्रतिरोधकता भी कम। ठीक उसी प्रकार इंसुलेटर में अधिक होता है, क्या कि हम मान लीजिए ये क्या है, विद्युतारोधी, जिसे हम इंसुलेटर कहते हैं, और इसका डेफिनेशन यह है कि आवेश को प्रवाह नहीं होने थे, क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्रतिरोध है। अधिक प्रतिरोध तो प्रतिरोधकता भी अधिक होता है। तो हमने रेजिस्टेंस को पढ़ा, रेजिस्टेंस को समझ लिया और उसके प्रतिरोध किस किस पर डिपेंड करता है इसको भी समझा। लेकिन अगर एग्जाम में सवाल यह आ जाए कि दो प्रतिरोध को एक साथ जोड़ दिए तो क्या समझेंगे, अरे भैया प्रतिरोध को एक साथ जोड़ने का मतलब क्या हुआ, मतलब प्रतिरोधकों का समूहन, मतलब कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को, मतलब ये दोनों प्रतिरोध को एक साथ जोड़ दिए तो ये क्या कहला गया, प्रतिरोधकों का समूहन कहला गया। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सीरीज ग्रुपिंग मीन्स श्रेणी क्रम को, समानांतर क्रम को समझा था। अब वहां पे मैंने एक वर्ड बोला था कि इसको थोड़ा सा समझते हैं, अब इसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो वही वीडियो यह है कि श्रेणी क्रम समूहन को समझेंगे और समानांतर क्रम समूहन को समझेंगे। मतलब प्रतिरोधक का समूहन का दो पार्ट है, वो कौन सा, श्रेणी क्रम समूहन जिसे अंग्रेजी में सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं, और समानांतर क्रम समूहन जिसे अंग्रेजी में पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं। तो श्रेणी क्रम समूहन को समझते हैं। श्रेणी क्रम समूहन का मतलब क्या, हम आपको एक चीज समझा दिए थे कि एक साथ एक लाइन में जब कोई भी रजिस्टर या प्रतिरोध लगा हुआ है एक साथ ऐसे करके तो वो क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। श्रेणी में जुड़ा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, श्रेणी में जुड़ा हुआ है। तो आइए इसी तरह हम एक सर्किट, एक परिपथ को लेते हैं, वो किस तरह जुड़ा हुआ है, एक श्रेणी में जुड़ा हुआ है। तो मान लीजिए क्या है, एक सर्किट है, इस सर्किट का यहां से करंट पास हो रहा है और इसका बैटरी का वोल्टेज क्या है, V है, बैटरी का वोल्टेज V है। और जब करंट इसमें से पास होगा तो वो I करंट होगा, और तीन को रजिस्टर हम लगा दिए, R1, R2 और R3। AB पॉइंट के बीच में R1 रजिस्टर, BC पॉइंट के बीच में R2 रजिस्टर और CD पॉइंट के बीच में R3 रजिस्टर। और तीनों का विभव अंतर अलग अलग होगा। भैया अब आप बोलिएगा तीनों का विभव अंतर अलग अलग काहे होगा, तो हम एक बिंदु से लास्ट बिंदु के बीच की ओर अगर नापेंगे, अगर मान लीजिए ये बिंदु है और इस बिंदु के बीच की ओर नापेंगे तब तीनों का विभव अंतर तो सेम ही आएगा। लेकिन अगर हम इस बिंदु से इस बिंदु की ओर नापेंगे, दो बिंदु के बीच का जब विभव अंतर को नापेंगे तो इसमें कुछ और आएगा, इसमें कुछ और आएगा और इसमें कुछ और आएगा। काहे कि वहां पे तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्टेंस क्या है, गुंडा है तो कि पहले तो एम्पियर कोई करंट को लेगा, फिर अगला स्टेप में दूसरा करंट को लेगा, दूसरा स्टेप में दूसरा करंट को लेगा, फिर वहां से आई करंट फिर से दोबारा निकाल के फिर ऐसे करके घूमते रहेगा करंट। तो हम एक विद्युत परिपथ लिए जिसमें बैटरी का वोल्टेज भी R1, R2, R3 रेजिस्टेंस लिए, जिस तीनों का वोल्टेज अलग अलग है, V1, V2, V3। ठीक है। अब एक ठो और हम क्या लिए, समतुल्य प्रतिरोध लिया। अब समतुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि इस प्रतिरोध के बराबर ही तीनों रेजिस्टेंस को मिला के एक रेजिस्टेंस को जब मिलाते हैं, एक प्रतिरोध को मिलाते हैं तो उसको हम समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। और उसी के बराबर इसको लिए जिसको हम RS बोले। समतुल्य प्रतिरोध को क्या बोले हम, RS बोले। और उस दोनों पॉइंट के बीच का विभवांतर भी होगा, यहां भी है, वोल्टेज का VA मिल रहा है। तो चित्र से हम लोग ये देखिए कि AB, BC और CD तीन को प्रतिरोध लगाए हैं, R1, R2, R3, और इसी के बीच का विभवांतर है V1, V2, V3। अब ओम्स लॉ जैसा हम पढ़े थे कि ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट कहां से शुरू होता है कि ओम्स लॉ के हिसाब से V1 जो होगा वो IR1 के बराबर होगा। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V = IR बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है भैया। काहे बोलता है, कहे कि वोल्टेज करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती किसका होता है, वोल्टेज का। वही हमको ओम्स लॉ बोलता है। तो V = क्या होता है, IR। तो V1 जो है किसके बराबर होगा, V1 होगा IR1 के बराबर। भैया अब I सब में बराबर क्यों लिए हैं, इसलिए हम लिए I बराबर सब में, क्योंकि I जो है सीरीज में करंट जो है सब में बराबर जाती है। एक चीज को याद रखिएगा कि सीरीज में जब श्रेणी क्रम में करंट सब में बराबर मात्रा में जाती है। श्रेणी क्रम में करंट जो है बढ़ती नहीं है कि करंट बढ़ गई, नहीं, क्योंकि करंट जो है सीरीज एक साथ लगी हुई, एक लाइन में लगी हुई, ऐसे करके लगी हुई। करंटवा जब जाएगा तो तीनों में सामान्य जाएगा। कैसा जाएगा, समान करंट जाएगा। तो V1 IR1 के बराबर, V2 IR2 के
IR2 के बराबर, V3 जो होगा वो IR3 के बराबर। अब मान लिया जाए कि बैटरी से V वोल्ट निकल रहा है, क्या निकल रहा है, बैटरी से V वोल्ट निकल रहा है, तो V जो है किसके बराबर होगा, तीनों को मिला के जो वोल्टेज होगा, बैटरी उतना वोल्टेज दे रहा है। विभवांतर कब क्रिएट होगा, जब बैटरी से करंट जाएगा तब ना विभवांतर क्रिएट होगा। बैटरी से जब आवेश का प्रवाह होगा, करंट जब प्रवाह होगा तब तो विभवांतर क्रिएट होगा। विभवांतर तो एगो ऐसे करके चुपचाप खड़ा रहेगा, लेकिन जब जैसे करंट आएगा विभवांतर तैयार भाला मारने के लिए इलेक्ट्रॉन को, चल आगे चल आगे चल, तो वही विभवांतर काम करता है। तो जब भी जो है काम किया वो भी किसके बराबर होगा, तीनों वोल्टेज को मिलाकर एक वोल्टेज का निर्माण करेगा। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 क्या है IR1, V2 क्या है IR2, V3 क्या है IR3। अब I तीनों जगह से जब हम कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, जिसको हम इक्वेशन 1 दे दिए। अब समतुल्य प्रतिरोध को लेते हैं। समतुल्य प्रतिरोध जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया उसमें देखते हैं कि A और D के समतुल्य प्रतिरोध RS ले लिए, क्या ले लिए, RS ले लिए। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, ओम्स लॉ के हिसाब से IRS, V इज इक्वल टू IRS। अब इक्वेशन 1 और 2 को जब मिलाएंगे तो IRS किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी वही चीज है, V इज इक्वल टू IR1 IR2 IR3, तो दोनों के बराबर, जब दोनों को मिलाएं तो IRS किसके बराबर हो गया, इस पूरे के बराबर IRS हो जाएगा। तो RS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I यहाँ से कैंसिल होगा और RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपसे पूछे श्रेणी क्रम में अगर समूहन करेंगे तो रेजिस्टेंस, समतुल्य रेजिस्टेंस कितना होगा, सब मिला के रेजिस्टेंस कितना होगा, तो चुपचाप नहीं, कुछ नहीं करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 जितना रेजिस्टेंस है सबको प्लस कर दीजिए, वो क्या कहलाएगा, सीरीज ग्रुपिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सीरीज ग्रुपिंग, जिसे श्रेणी क्रम कहते हैं। अब समानांतर समूहन को समझते हैं। श्रेणी समूहन को समझ लिए। समानांतर समूहन के बारे में जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यह भी बताया हुआ था कि जब एक के ऊपर दूसरा, कपाड़ के ऊपर तीसरा चढ़ जाए, जैसे ये एक रेजिस्टेंस, उसके कपाड़ पर एक ठो और रेजिस्टेंस, उसके कपाड़ पर एक ठो और रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस ऐसे करके लगा हुआ जब रहे, ऐसे करके 3 रेजिस्टेंस, तो वो क्या कहलाता है, समानांतर समूहन कहलाता है। और समानांतर समूहन में जब करंट जब बढ़ता है तो तीनों, मान लीजिए दुए को समूहन है, क्या दुए को रेजिस्टेंस लिए, 2 रेजिस्टेंस लिए, लेकिन सब में समानांतर समूहन में ये जुड़ा हुआ है। जब भी दोनों से करंट जाएगा, मान लीजिए यहाँ तक यहाँ से I करंट जा रहा है, यहाँ आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1 और I2 में। क्यों, क्योंकि ये समानांतर समूहन में जब भी करंट जाता है तो पहला रेजिस्टेंस दूसरा कुछ करंट गया, इसमें कुछ और करंट गया और तीसरा में कुछ और करंट गया, और जब यहाँ पर आके मिलता है तो तीनों करंट मिलके फिर वापस वही करंट चला जाता है। तीनों करंट मिलके वापस वही करंट जाता है। अगर मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि आप क्यों लिए I करंट क्यों नहीं सब में बहा दिया, मान लीजिए कि सब में हम I करंट बहा देते, क्या कर देते हैं, जैसा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम यहाँ इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि भैया आप यहाँ पर तीनों में I करंट क्यों नहीं लिए, यहाँ से मान लीजिए I करंट जा रहा है, बोलिएगा I करंट सब में क्यों नहीं लिए, I1 प्लस I2 प्लस I3 क्यों लिए, I करंट इसने नहीं लिए क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर तीनों करंट जब आके मिलेगा I प्लस I तो ये 3I हो जाएगा, और 3I का करंट जैसे जाएगा बैटरी में, पड़ाक से बैटरी उड़ जाएगा और फिर करंट वापस इसमें नहीं जा पाएगा। इसलिए हम यहाँ पर I करंट जैसे गया तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया, यहाँ पर जब गया I1 I2 I3 तो ये I के बराबर हो गया। क्या हो गया, I के बराबर हो गया। इसलिए हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लिए, तीनों अलग अलग रेजिस्टेंस में तीनों अलग अलग विद्युत धारा का प्रवाह किए। और लेकिन यहाँ से हम इस बिंदु से इस बिंदु के बीच का विभवांतर को नाप रहे हैं, इसलिए इस दोनों के बीच का विभवांतर क्या होगा, V होगा। बोलिएगा भैया काहे ने सब में अलग अलग विभवांतर हुआ, काहे कि हम यहाँ से यहाँ, दोनों यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर को नाप रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर, ना कि इसमें अलग अलग विभवांतर को नाप रहे हैं। तीनों दोनों जगह पर सब जगह एक ही विभवांतर को नाप रहे हैं, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच का विभवांतर नाप रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार इस सर्किट परिपथ में देखिए कि R1 R2 R3 तीनों को रेजिस्टेंस लिए AB पॉइंट के बीच में, करंट पास किए I1 I2 I3, जब पास हुआ यहाँ पर I करंट निकला, I1 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, I2 में बटा, I3 में बटा। चित्र से AB के बीच का प्रतिरोध क्या है, R1 और R2 और R3 है। धारा प्रवाहित I हो रहा है, लेकिन A पॉइंट पे जाके I1 I2 I3 हो जा रहा है। B बिंदु पर क्या हो जा रहा है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जा रहा है। B बिंदु पर क्या हो जा रहा है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जा रहा है।
काहे कि तीनों मिला के फिर आई करंट तो उसको छोड़ना है ना भैया, काहे कि इसको बचाना है बैटरी को उनको। तो ए और बी बिंदु के बीच का विभवांतर क्या होगा, ए और बी बिंदु के बीच का विभवांतर, पहला रेजिस्टेंस को लेते हैं, I1 इज इक्वल टू क्या होगा, V/R1 होगा, I2 इज इक्वल टू V/R2 होगा, I3 इज इक्वल टू V/R3 होगा। अब इस सब को इक्वेशन 1 पे रखते हैं, ये मान लीजिए क्या है, एक इक्वेशन 1 है और इस इक्वेशन 1 पर रखते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V/R1, V/R2 और V/R3। I1 I2 I3 के बदले हम यहाँ पे क्या लिख दिए, V/R1 रख दिए, V/R2 रख दिए, V/R3 रख दिए। अब समतुल्य प्रतिरोध RS RP रखते हैं, समतुल्य प्रतिरोध को क्या रखते हैं, RP रखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सर्किट है, उसी तरह ये भी सर्किट पे मान लीजिए RP है, तो RP रखते हैं। तो RP क्या होगा, I इज इक्वल टू V/RP, ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू क्या होगा, V/RP हो जाएगा, V इज RP हो जाएगा। तो अब सबको मिलाएं तो V/RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/RP जो होगा V/R1 के बराबर, V/R2 के बराबर, V/R3 के बराबर। तो IR जब V कैंसिल, अब क्या होगा 1/RP जो होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। क्या होगा, अगर कोई पूछे कि समानांतर समूहन में क्या चीज, समानांतर समूहन में भैया समतुल्य, अगर कोई हमसे पूछ लिया समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो कुछ नहीं 1/R1 को 1/RP जो होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर होगा। आशा करते हैं कि आज के वीडियो में आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में आपने समूहन को समझा होगा। ये समूहन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समूहन सीधा उठ के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जिससे न्यूमेरिकल बनता है। और इस न्यूमेरिकल को हम लास्ट में पढ़ाएंगे, जब इस वीडियो को, जब इस पूरे चैप्टर को जब हम कंप्लीट कर लेंगे, तो एक दिन का हम लोग न्यूमेरिकल डे भी रखेंगे। न्यूमेरिकल डे मीन्स 2 वीडियो में हम न्यूमेरिकल को कवर करेंगे कि न्यूमेरिकल इसका कैसे बनाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आने वाले वीडियो में हम कुछ सीखेंगे जरूर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।